हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, लगभग इलस्ट्रेशन 13 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, कंपनी पी के पास 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री है हैंड में, रिकॉर्डेड एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। द करंट मार्केट प्राइस इज 8 रुपीज पर यूनिट एट विच दीज यूनिट्स कैन बी सोल्ड। ठीक है। Company P has a firm sale contract with Company Q to sell 60 units at 11 rupees per unit, which cannot be settled net. Estimated incremental selling cost is 1 rupees. Calculate NRV of the inventory of the Company P. तो ये बोल रहा है कि नेट एलिजिबल वैल्यू हमें बतानी है किसकी, इन्वेंट्री कंपनी पी की। ठीक है। तो इसको करने के लिए बोल रहा है कि कंपनी पी है एक, उसके पास क्या है, ये मान लो एक कंपनी पी है, इसके पास 100 यूनिट्स हैं। ठीक है। अब इसका जो कॉस्ट है बनाने की वो कितनी थी, 10 रुपए। लेकिन इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 8 रुपए। और बोल रहा है कि कंपनी पी का एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ, कंपनी क्यू के साथ। कंपनी क्यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसको बोला हुआ है कि उसने 11 रुपए पर यूनिट पे वो 60 यूनिट बेचेगा। 11 रुपए पर यूनिट, विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग इज ₹1 यूनिट। ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी कंपनी है जिसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी क्यू। ये कंपनी पी है, ये बेचेगी किसको, कंपनी क्यू को। क्यू को कितनी यूनिट, 60 यूनिट। 60 यूनिट बेचेगी एट द रेट कितने रुपए पे, 11 रुपए पे। ठीक है। तो हमें इसकी एनआरवी बतानी है जो कि कंपनी पी के लिए रिकॉर्ड करनी है एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। तो इसमें क्या करना है हमको, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। तो जो कंपनी पी के पास यूनिट्स पड़ी हैं, कंपनी पी, सॉरी, जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स विद कंपनी पी, जो इसके पास ये जो 60 यूनिट, तो वो ये इसको बेच देगा। अब बची कितनी, 100 यूनिट्स में से इतना माइनस कर देंगे तो 40 यूनिट्स बचेंगे, जो कि किस पे वैल्यू होगी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी कि ये मार्केट वैल्यू दे रखी है, यही इसकी एनआरवी होगी। इन दोनों में से लोअर पे वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है, जो कि एनआरवी है हमारी, वो इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, उसको बेचने का खर्चा 1 रुपए आता है। तो आपको पता होगा कि एनआरवी की कैलकुलेशन कैसे होती है, जितनी भी उसकी वैल्यू है माइनस उसमें से एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग, यानी कि 7 रुपए। तो 10 रुपए या फिर 7 रुपए, इन दोनों में से जो भी लोअर है इस पे वैल्यू होगा। ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यूनिट्स विद कंपनी पी इज इक्वल टू, कितनी यूनिट्स बचेंगे, 60, तो वो उसको बेच देगा, तो कितनी बची, 40 यूनिट्स। कितने रुपए पे, एनआरबी कितनी है इसकी, 7 पे, तो कितना हो जाएगा ये, 280 रुपए। और यूनिट्स टू बी सोल्ड टू कंपनी क्यू कितनी बेचनी है, 60 यूनिट्स। एट द रेट कितने रुपए के हिसाब से, अब यहाँ पे भी 11 रुपए इसकी उन्होंने बोला है कि कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इसको बेचने का खर्चा कितना आएगा, 1 रुपए इसको बेचने का खर्चा आएगा, तो 10 रुपए इसकी भी क्या हो जाएगी, एनआरपी। ठीक है। 10 रुपए, ये कितना हो जाएगा, 600 रुपए। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी हो गई, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू 280 प्लस 600, यानी कि कितना हो गया, 880 रुपीज। ठीक है। ये इनकी क्लोजिंग डेट की वैल्यू हो जाएगी, इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। अब आगे वाली इलस्ट्रेशन देखते हैं, आगे वाली इलस्ट्रेशन क्या है। ये 15th इलस्ट्रेशन को देखते हैं, पढ़ते ही क्या लिखा हुआ है। A business has four item of inventory. Account of the inventory has established that the amount of inventory currently held. बोल रहा है एक बिजनेस है जिसके पास 4 आइटम है किसके, इन्वेंट्री के। उन्होंने इन्वेंट्री को काउंट किया और उन्होंने अमाउंट ये निकाले हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री ए है जिसकी कॉस्ट 8000 है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का कितना है, 7800, और सेलिंग कॉस्ट, उसको बेचने का खर्चा कितना है, 500 रुपए। ऐसे ही आइटम टू दे रखा है 14,000, 18,000, 18,200। ऐसे ही ये है
ऐसे ही ये फोर्थ वाली इन्वेंट्री है, ठीक है। अब देख लेते करना क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको। इसका वही फॉर्मूला है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो हम इसको वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉल्यूशन। एक यहाँ पे मैं चार्ट के फॉर्म में करा देता हूँ इसको। आप भी चार्ट बना लीजिए, ठीक है, इसमें चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे आइटम ऑफ इन्वेंट्री। आइटम ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पे लिखेंगे इसकी कॉस्ट कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे इसकी एनआरवी। और यहाँ पे लिखेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यहाँ पे इन दोनों का लोअर आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली इन्वेंट्री कौन सी थी हमारी, वो देख लेते हैं। A1 जिसकी कॉस्ट 8,000 है। A1 जिसकी कॉस्ट 8,000 है और जिसकी एनआरबी 7800 है। एनआरबी कितनी है इसकी, 7800। तो इसकी कॉस्ट, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे शायद वो भी थे इसको बेचने के खर्चे जो कि 500 रुपए हैं, ठीक है। तो उसको बेचने के खर्चे भी यहाँ पे माइनस हो गए, इसका भी नेट इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा। कितना था, 7800 माइनस कितना हो जाएगा, 500। तो कितना आ जाएगा ये, 7300। तो यहाँ पे लोअर क्या है इसमें से, कॉस्ट है एनआरबी, तो एनआरबी इसकी लोअर है। ठीक है, तो 7300 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही B1 देख लेते हैं। वो कितनी है, 14,000, 18,000 और माइनस 200। 14, सॉरी, 14,000, 18,000 माइनस कितना है, 200। तो ये कितना हो जाएगा, 17,800। इसमें क्या है, लोअर कॉस्ट या एनआरबी, तो इसमें कॉस्ट इसकी लोअर है। ये कितना हो जाएगा, 14,000। ऐसे ही C1 का देख लेते हैं। C1 की कॉस्ट या एनआरबी कितनी है, 16,000, 17,000 माइनस 200। 16,000, 17,000 माइनस 200। ये कितना हो जाएगा, 16,800। तो इसमें क्या लोअर है, इसका कॉस्ट। ठीक है, 16,000। ऐसे ही यहाँ पे D1 एक इन्वेंट्री होगी, 6,000। 7,500 माइनस 150। ये कितना हो जाएगा, 6,850। तो इसमें से क्या लोअर है, कॉस्ट। 6,860। इसका टोटल आ जाएगा, देखते हैं एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। 7,300 प्लस 14,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000, 22,000, सॉरी 43,300।
ये इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एट द एंड ईयर पे। कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक ही वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लेना, रिवीजन के टाइम पे इसको क्वेश्चन को करके जाना, ठीक है। इसको क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है फिनिश गुड्स की और रॉ मटेरियल की 1000, जिसकी कॉस्ट है 25,000, और 1000 1100 इसका क्या है, रॉ मटेरियल, जिसकी कॉस्ट है 11,000। 10,000 इसने परचेज किया एट द रेट ऑफ 10 किया होगा तभी 1 लाख है। लेबर का चार्जेस इतना दे रखा है, ये इसका फिक्स ओवरहेड है। सेल्स 10,000 एट द रेट ऑफ 28 होगा तभी 2,80,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की। अब क्या क्वेश्चन ने मांगा वो देखते हैं। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वॉज 50,000 केजी ऑफ प्रोडक्ट। बोल रहा था कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 15,000 किलोग्राम फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड, द सेल प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स वर वॉज 20 पर केजी। बोल रहा है कि मार्केट डिमांड पे फॉल आ गया, जिसकी वजह से फिनिश गुड्स का जो सेल प्राइस है वो 20 रुपए पर किलोग्राम हो गया, ठीक है। एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वॉज 9.50 पर केजी ऑन द क्लोजिंग डे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन डेट। तो बोल रहा है कि हमें इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज है, सॉरी, जो भी इसकी इन्वेंट्री कॉस्ट है वो हम निकाल लेते हैं इस पे सबसे पहले। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परचेज प्राइस देख लेते हैं। परचेज प्राइस देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यूनिट्स चाहिए होंगी। अब यूनिट्स कैसे निकलेंगी इसकी? देखो, रॉ मटेरियल का जो 1100 का था, ओपनिंग स्टॉक इसका कितना है? 1100 का तो इसका ओपनिंग था, प्लस हमने परचेज कितना किया? परचेज हमने किया 10,000, लेस क्लोजिंग। क्लोजिंग हमें पता नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, जितना हमने, सॉरी, जितना हमने प्रोडक्शन, सॉरी, सेल्स किया वो इसका डेटा आ जाएगा। सेल कितने किया हमने? 10,000, ठीक है। तो अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि 10,000, ये 10,000 इसकी सेल है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी इसकी? सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, हाँ, एक मिनट। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है ना इसकी, कितनी है? 900। तो इसका कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इसको माइनस कर लेंगे, एक मिनट। 1100 प्लस 10,000 माइनस 900, 10,200 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, जितना हमने कंज्यूम किया, कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है, या फिर जितना हमने परचेज किया। तो यूनिट्स कितनी थी इसकी? 10,200। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका परचेज प्राइस क्या था? परचेज प्राइस इसने किया था 10 रुपए पे, ये जो था ना, एट द रेट 10 रुपीज, तभी तो ये 1 लाख आएगा। तो ये यहाँ से इंटरप्रेट करना था, ठीक है। ये हो जाएगा 10,200, 102, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या आएगा, आगे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो रॉ मटेरियल हो गया। अब लेबर देख लेते हैं, लेबर कितनी है? 76,500। आगे क्या है? ओवरहेड जो कि फिक्स है, कितने? 75,000। अब ओवरहेड में क्या होता है, रिकवरी बेसिस पे होता है। तो उसने बोला था कि 75,000 इसके ओवरहेड्स है, जो कि उन्होंने एक्सपेक्टेड किया था 15,000 पे। उन्होंने सोचा था कि 15,000 बनेगा। अब एक्चुअल जो भी ओवरहेड्स होते हैं वो रिकवर किस पे होते हैं? या तो एक्चुअल पे, या तो नॉर्मल पे, इन दोनों में से जो भी हायर होता है।
तो 75,000 जो है वो रिकवर होना चाहिए तब 15,000 पे, लेकिन रिकवर कितने पे हुआ? 10,200 पे, क्योंकि उतना ही इसने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो हम इसी के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं फिक्स ओवरहेड की। फिक्स ओवरहेड हमेशा रिकवरी बेसिस पे ही होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन। ये कितना था? 75,000। ये तो 15,000 के लिए था, तो 10,200 के लिए कितना होगा वो देख लेते हैं। 75,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 10,200, तो ये आ जाएगा हमारा 51,000 रुपए। ठीक है, और देख लेते हैं क्या लिखा है। और तो कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे। ठीक है, ये जो हो गया, अब इसको टोटल कर देते हैं इसका। टोटल कितना आएगा? 2,29,500। ठीक है, ये इसका टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट है ये तो कितने इन्वेंट्री की है? 10,200 की। अब हम एक इन्वेंट्री की, एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। एक यूनिट की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 10,200 से। इसको डिवाइड करेंगे कितने से? टोटल कॉस्ट आ गई है, तो इसको ये मान लेते हैं। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? यूनिट से। यूनिट्स कितनी थी हमारे पास? 10,200। तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा 2,29,500 डिवाइड बाय 10,200। तो ये कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 10,200, 22.5 रुपीज। ये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई कितनी? 22.5 रुपए। बोल रहा है कि 22.5 रुपए एक इन्वेंट्री, एक यूनिट की कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना। द सेल्स प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स वॉज 20 पर केजी। बोल रहा है सेल्स प्राइस कितनी हो गई इसकी? 20 पर केजी हो गई। तो अभी ये तो क्या है, इसकी एनआरवी है। जो मार्केट प्राइस है वो तो इसकी एनआरवी है। अब ये क्या हो रहा है, ये 22.5 रुपए में इसको बनाने की लागत आई, लेकिन ये बिकेगा कितने पे? 20 पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एनआरवी पे रिकॉर्ड हो रहा है। जब एनआरवी कम होती है किससे? जितना हमने बनाया है उससे भी कम पे बिकता है, तो क्या होता है, रॉ मटेरियल की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा किस पे होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो इसकी जो फिनिश गुड्स की जो भी कैलकुलेशन है, या फिर इन्वेंट्री जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री इसके निकालेंगे, वो तो वैल्यू होगी किस पे? 20 पर केजी पे। और उसका जो रिप्लेसमेंट रॉ मटेरियल है वो हमेशा किस पे वैल्यू होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन लिख देते हैं। यहाँ तक हो गया ना? अब एक लाइन लिख देते हैं। सिंस एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री will be valued at 20 रुपीज। ठीक है, तो 20 रुपीज पे इसकी वैल्यूएशन होगी। अब एक और यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का था। एस एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज लेस देन इट्स कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल जो है वो वैल्यू किस पे होगा? विल बी वैल्यूड एट 9.5 रुपीज पे वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसमें रॉ मटेरियल कितने थे?
रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था इसका? रॉ मटेरियल कितना था? 900 यूनिट। वैल्यू किस पे होगा? 9.5 रुपीज पे। ठीक है। और रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड। फिनिश गुड्स कितने का था? 20 रुपीज का था, लेकिन यूनिट्स देख लेते हैं कितनी थी। यूनिट्स है 1200। 1200 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज पे, तो इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं कितना आएगा। 900 इंटू 9.5, ये आ गया 8550। 8550, ठीक है। और ये 12 to 24,000 आ जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी कितनी? प्लस 24,000, 32,550। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे आके इलस्ट्रेशन तो इसकी पूरी की पूरी खत्म हो गई। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन ही बची है, इसको कर लेते हैं। Sun Pharma Limited, a renowned company in the field of pharmaceutical, has the following four items of inventory. The cost and net realizable value is as follows. आइटम ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, डी का दे रखा है। 2000 कॉस्ट है, 5000 है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये है। ठीक है, तो देख लेते हैं करना क्या है इसमें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस, या तो ग्रुप बेसिस, या तो ग्रुप बेसिस पे करना है, या तो आइटम बाय आइटम। आइटम बाय आइटम बेसिस पे क्या होता है ना, इसको हम इन्वेंट्री पे वैल्यू करते हैं। जैसे कि एक आइटम ए है, अब ए की कॉस्ट या एनआरबी इनमें से कौन सी लोअर है, तो इसकी एनआरबी लोअर है 1900। ये किस पे होता है? आइटम वाइज। इसमें हम आइटम वाइज आइटम देखते हैं, एक आइटम का कितना कॉस्ट एनआरबी है, दूसरे आइटम का कितना कॉस्ट एनआरबी है। तो 5000 और 51,000 इनमें से क्या लोअर है? 5000। इन दोनों में से क्या लोअर है? 5000, सॉरी 4400 और 4550। 4400। इसमें कौन सा लोअर है? 2990। इसको वैल्यू कर लेते हैं, कितना होगा? 1900 प्लस 5000 प्लस 4400 प्लस 1900, 2990, 2990। ये कितना आ जाएगा? 14,290। आइटम बाय आइटम के बेसिस पे तो ये आएगी हमारी क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री। और ग्रुप बेसिस पे क्या होता है? एक पूरा ग्रुप, यानी कि ये पूरा ग्रुप है एक आइटम का, इसका हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, इसका क्या होगा? इन दोनों में से कॉस्ट और एनआरबी, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी एनआरबी है। इन दोनों में से क्या लोअर है? इसमें से लोअर क्या है? 14,540। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ग्रुप बेसिस पे। ग्रुप बेसिस पे ये इसकी लोअर आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट। 14,000, 14,540। ठीक है, ये इसकी लोअर आ जाएगी ग्रुप बेसिस पे। यहाँ पे आके इलस्ट्रेशन तो सारी की सारी खत्म हो गई हमारी। अब हम इसके उस पे बढ़ते हैं, आगे वाले पार्ट पे। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बैलेंस शीट दे रखी है, इसको चाहो तो देख लेना, कोई यूज नहीं है वैसे इसका। ये क्वेश्चन है और उसको देखते हैं। अब आगे क्या क्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूए लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 400 पर केजी। ठीक है, एक कोई कंपनी है यूए लिमिटेड, उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है कितने पे? 400 पर केजी। कंपनी डज नॉट सेल रॉ मटेरियल, कंपनी की कोई इंटेंशन नहीं है रॉ मटेरियल सेल करने की, लेकिन किसी इस्तेमाल होता है फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन में। द फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट लो कॉस्ट।
बोल रहा है जो भी इससे फिनिश गुड्स बन रहे हैं, ऐसा लगता है हमें कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो जितने से हम बना रहे हैं उतने से भी कम पे बिकेगा। तो ये वही वाला केस आ गया। अगर फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड है वो कम में बिक रहा है जितने में हम उससे बना रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट है मेकिंग की उससे भी कम में बिक रहा है, तो हम रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू करेंगे। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। At the end of the accounting year, the company is having 10,000 kg of raw material inventory. Inventory में 10,000 kg का raw material है. As the company never sells the raw material, it does not know the selling price. तो कंपनी कभी भी रॉ मटेरियल बेचती नहीं है, वो तो फिनिश गुड्स बनाती है, तो उसको उसका सेलिंग प्राइस नहीं पता है, एंड हेंस कैन नॉट कैलकुलेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। बोल रहा है कि रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, इसलिए वैल्यूएशन के लिए इन्वेंट्री की, ठीक है। However, the replacement cost, आगे ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, 300 पर केजी है, ठीक है, ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। कंपेयर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब इन्वेंट्री की रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 300 पर केजी है ना, तो 300 की गुणा कर दो किससे, 10,000 से, तो वही इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये इसकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी किसकी, इन्वेंट्री की। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी इसमें आपको पूरा 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 जो भी मैंने आपको टेक्स्ट लिखवाया था ऊपर, जो भी मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे, आप उसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे चिपका देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप पहले लिखना कि एज पर इंडियाज टू इन्वेंटरीज मटेरियल्स which are held for the production of goods are if expected to be sell below cost, then the raw material in which then the finished goods in which raw material are incorporated are expected to be sold below the replacement below the cost, then it is be to be valued at replacement cost। ये सब आप ऊपर मैंने आपको टेक्स्ट में लिखवाया, आप वही लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Sun Limited has fabricated special equipments, solar power panel during 2021-2022 as per drawings and designs supplied by the customer. However, due to liquidity crunch, the customer has requested the company for postponement in delivery schedule and requested the company to withhold the delivery of finished goods products and discontinue the production of balance item। बोल रहा है कि सन लिमिटेड एक फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट यानी कि सोलर पावर पैनल बनाती है, ठीक है, एज पर द ड्राइंग्स एंड डिजाइन सप्लाई बाय द कस्टमर। जो भी उसके कस्टमर है वो उनको बताते हैं कि इस डिजाइन का हमें चाहिए, तो वो बनाती है। लेकिन क्या हुआ, एक लिक्विडिटी क्रंच आ गया, कंपनी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया। द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड द कंपनी फॉर पोस्टपोनमेंट इन डिलीवरी शेड्यूल। कस्टमर बोल रहे हैं कि डिलीवरी में है जो थोड़ा पोस्टपोन कर दो, आगे बढ़ा दो, और कंपनी से रिक्वेस्ट किया टू विद होल्ड द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट एंड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बैलेंस आइटम। बोल रहा है अभी आपने जितने बना लिए उसको अपने पास रखो, और जो एक्स्ट्रा बनने हैं वो जो बैलेंस बनने हैं वो अभी मत बनाओ, ठीक है। So as a result of the above, the details of the customer balances and the goods held by the company work in progress and finished goods as on 31st March 2023 as follows। तो सोलर पैनल का वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 85 लाख। फिनिश गुड्स यानी कि जो बन गए हैं वो कितने हैं, 55 लाख रुपीज के, इतने अभी बनने बाकी हैं, और इतने के इनके डेटर है यानी कि फिनिश गुड्स के, जो भी ये मतलब खरीदने वाले थे लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं है अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है आगे। A petition for binding up against the customer has been filed during 2022-23 by Sun Limited. Advice on provision to be made for 2 lakh included study data, finished goods and work in progress in the financial statement। बोल रहा है कि कस्टमर के जो भी हमारा डेटा था उसके खिलाफ क्या हुआ, एक पिटीशन, जो भी एक केस फाइल हो गया था 2023 टू 2023 में सन लिमिटेड के द्वारा। अब बोल रहा है कि ये जो 2 लाख 5 205 लाख है जो कि इंक्लूडेड है सन्डी डेटर में, उनको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 205 लाख की फिगर कहाँ से है ये बता देता हूँ। ये जो फिगर है इन सबका टोटल है। बोल रहा है कि क्या इनको हम 205 लाख को हम प्रोविजन फॉर सन्डी डेटर्स में हम दिखा सकते हैं। तो इसका सीधा साधा जवाब ये है कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट 55 लाख और 85 लाख है, इसको तो हम इन्वेंट्री में दिखाएंगे और इसका हम प्रोविजन बना देंगे। बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। इसका एक बार टेक्स्ट में आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने। एक बार वन का भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ये पढ़ लेते हैं टू का ही।
From the fact given in the question, it is obvious that Sun Limited is the manufacturer of solar power panel. As per India's two inventories, inventories बोल रहा है inventories की definition है held for sale, the ordinary course of business in the production of such sale or in the form of raw material to be consumed in the production process. ये सब तो इसकी definition है. Therefore, solar panel held in stock will be considered as inventory. Further, as per standard inventory at the year's valued at cost और NRV. ठीक है, यही लैंग्वेज लिखी थी हमने. आगे देख लेते हैं. As the customer has postponed the delivery schedule due to liquidity crunch, the entire cost incurred for solar power panel which were to supplied has been shown in the inventory. ठीक है, कस्टमर ने क्या बोल दिया, पेटिशन फाइल हो गई थी, तो इसके क्या करेंगे, द सोलर पावर आर इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी. सोलर पावर पैनल जो है वो कंपनी के पोजेशन में है, जो कि मार्केट में बिक सकते हैं. हैंस द कंपनी शुड वैल्यू हैंस द कंपनी शुड वैल्यू द आइटम सच इन एज पर द प्रिंसिपल लेड डाउन इन AS2. तो बोल रहा है कि AS2 के हिसाब से जो भी उसके पास है उसके हिसाब से हम वैल्यू करेंगे, जो कि कॉस्ट और NRV विच एवर स्लोअर होता है. आगे पढ़ लेते हैं. दो द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द बायर, द कंपनी शुड डिटरमाइन द नेट रियल वैल्यू ऑफ दिस गुड्स इन द मार्केट एंड वैल्यू ऑफ गुड्स. बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बने थे, तो कंपनी को उसकी NRV डिटरमाइन करनी पड़ेगी मार्केट में कि ये कितने में बिक सकता है. चेंज इन वैल्यू ऑफ सच सोलर पैनल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स. जो भी चेंज आए इसमें वो बुक्स में हम इसका adjustment देंगे. In the absence of NRV of the work in progress and finished products given the question, assuming the cost is lower, the company should value its inventory for 140 lakh सोलर पावर पैनल 85 लाख और फिनिश प्रोडक्ट. जैसे कि ऊपर बोला था, इसको तो हम इन्वेंट्री में काउंट करेंगे, और जो ये डेटर हमारे जो है, जो 3 लाख के, सॉरी 85 लाख के, इसको हम क्या करेंगे, प्रोविजन बना देंगे. इसका प्रोविजन बना देंगे. उस क्वेश्चन में लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, देख लेते हैं. Yeah. As regards sundry debtors, since the company has filed a petition for winding up against the customer in 2023, it is probable that the amount is not recoverable. क्योंकि हमें लगता है कि अमाउंट नहीं निकलेगा. Hence the provision for doubtful debt for 60 लाख हमें बनाना पड़ेगा, किसमें, अगेंस्ट द डेटर. ठीक है, तो इसमें बस लैंग्वेज का खेल है, आपको लैंग्वेज की थोड़े याद करके लिख देनी है. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. On 31st March 20X1, the inventory of ABC Limited includes a spare part है, ठीक है, which it had been supplying to a number of different customers for some year. The cost of spare part was 10 million. इसकी cost दे रखी है. And on the retail and now based on retail price at 31st March 20X1, the expected selling price जो है इसकी कितनी है, 12 मिलियन. बोल रहा है कॉस्ट तो बनाने की ये है, और बोल रहा है कि इतने तक में ये बिक जाएगा आराम से. On 15 April 20X1, due to market fluctuation, expected selling price of spare part in stock is reduced to 8 million. बोल रहा है कुछ मार्केट फ्लक्चुएशन हुए, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी प्राइस कितनी गिर गई, 8 मिलियन. ठीक है. The estimated selling expense required to make the sales would be 0.5 million. Financial statements were approved by the board of directors on 20 April 20X1. बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कब अप्रूव है, 20X1. तो एक इंडिया था इसमें, इंडिया स्टैंड, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखते हैं. बैलेंस शीट डेट के अप्रूवल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अप्रूवल होने से पहले जो भी इवेंट्स अगर हुए उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं. वो इंडिया स्टैंड में है, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा. तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो फाइनेंशियल जो है वो उस डेट को अप्रूव होने से पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, किसमें, करंट ईयर में. ठीक है, आपने एस टाइप पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम आप वैसे ही समझ लीजिए. As at 31st March 20X2, ये अगले साल की बात है. डायरेक्टर नोटेड दैट सच इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड. बोल रहा है अगले साल यही इन्वेंट्री जिसकी मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण डिमांड कम हो गई थी, वो अभी भी हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है, वेयर हाउस ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर बिलीव दैट द इन्वेंट्री इज इन अ सेलेबल कंडीशन. बोल रहा है कि हम इसको बेच सकते हैं, एंड एक्टिव मार्केट वुड रिजल्ट इन इमीडिएट सेल, और अगर हम इसकी मार्केटिंग करेंगे तो ये बिक जाएगी. सिंस द मार्केट कंडीशन हैव इम्प्रूव, मार्केट कंडीशन ठीक हुई, पहले खराब हुई थी. The selling price of the inventory is 11 million and estimated selling expense are same 0.5 million. बोल रहा है अब ये ठीक हो गया, 0.5 मिलियन हो गया और ये 11 मिलियन हो गया. बोल रहा है कि मार्केट की कंडीशन ठीक हुई और ये अब कितने बिक सकती है, 11 मिलियन में, और वो इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है जो भी होंगे वो 0.5 मिलियन का हो सकता है. ठीक है,
तो अभी ये वही वाला है जो हम इन्वेंट्री पहले हमने कम कर दी थी। अब हम इसको वापस वहीं पे लेके आएंगे, जिसका मैंने आपको एक फैंसी नाम का अकाउंट भी, फैंसी नेम का अकाउंट खुलवाया था। प्रोविजन फॉर रिटन डाउन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाला जो अकाउंट था, सेम टू सेम ये वैसे इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो वो कर लेते हैं 30। अभी क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द डेट 31 मार्च 20x1 पे और 31 मार्च 20x2 पे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको मैं समझाने के लिए एक चार्ट बना लेता हूँ टाइम का। इसके लिए एक टाइम ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको मान लेते हैं 1/4/2022। 22 है ना यहाँ पे? हाँ, 2021 है। 2021, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4/2022, 1/4/2023। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा साल यहाँ पे काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हुई वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री की जो वैल्यू थी, कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे देख लेते हैं। कॉस्ट थी इसकी 10 मिलियन की, और एनआरबी इसकी कितनी हो गई यहाँ पे? एनआरबी इसकी हो गई, जो भी हमारी कॉस्ट है, जितनी मतलब मार्केट में बिक सकती है, माइनस इसको बेचने का खर्चा भी तो लेना है। 8 मिलियन तो इसकी बिक सकती थी, और 0.5 मिलियन, ये कितना हो गया? 7.5 मिलियन। ये इसकी कॉस्ट है 10 मिलियन, ये इसकी एनआरबी है 7.5 मिलियन। तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट एनआरबी विच एवर लोअर। तो ये कितने पे? 7.5 पे रिकॉर्ड होगी। और जो इसका 2.5 लाख, सॉरी 2.5 मिलियन है, उसको हम किस में डालेंगे? पीएनएल में डालेंगे। तो यहाँ पे अपना मुंशी एक एंट्री करेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 2.5 मिलियन टू प्रोविजन फॉर रिटन डाउन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कितने से? 2.5 मिलियन। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, काम चलता रहा, हल्के हल्के चलता रहा। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है, बोल रहा है कि दोबारा से मार्केट ऊपर उठी, और इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट तो उतनी थी 10 मिलियन ही, क्योंकि बनाने का खर्चा तो वही है ना। अब बोल रहा है कि एनआरबी क्या हो गई? 11 मिलियन हो गई, जिसमें से 0.5 का खर्चा है, तो ये कितनी हो गई? 10.5 मिलियन। 10.5 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मुंशी एक और एंट्री पास करेगा, क्या? जो हमने पहले ये 2.5 लाख का ये जो अमाउंट है, इसको रिवर्सल किया था, इसको हम दोबारा से क्या करेंगे? अब दोबारा से अपवर्ड रिवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उल्टी और एंटी उल्टी हो जाएगी। प्रोविजन फॉर रिटन डाउन इन इन्वेंट्री कितने हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कितने से? डेबिट 2.5 मिलियन से होगी। डेबिट कितने से? 2.5 मिलियन से। और इसकी ये अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी? टू पीएनएल। ठीक है, तो हमने अपने इन्वेंट्री को अपवर्ड रिवॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन को 1 मिनट होल्ड पे डालता हूँ मैं, फिफ्थ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको इस पे भी 5 से 6 सितारे मार्क करके जाना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन करके जाना ही है। पहले सिक्स फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये शायद पहले हम कर भी चुके हैं इसकी तरीके का, लेकिन फिर भी कर लेते हैं।
शार्प ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन परचेज मोटरसाइकिल्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट देम। बोल रहा है शार्प ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो कि मोटरसाइकिल परचेज करता है बहुत सारी कंट्रीज से और उसको एक्सपोर्ट करता है कहाँ पे, यूरोप पे। ठीक है। ट्रेडिंग हैज incurred expenses ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है कि कुछ खर्चे हुए 2021 में, उसकी जो लिस्ट एक लंबी चौड़ी है वो इन्होंने दे रखी है। कॉस्ट ऑफ परचेज बोल रहा है बेस्ड ऑन वेंडर इनवॉइसेस। बोल रहा है कि वेंडर की जो इनवॉइस है उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट है वो कितनी है, 5 लाख रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट मिला कितने का, परचेज का, 1 लाख का। ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी दे रखा है, 200 रुपए की लगी। बोल रहा है फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 250 का लगा। अदर हैंडलिंग कॉस्ट कितने की लगी इम्पोर्ट से, 100 रुपए की। सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कुछ याद आया? ये तो पागल बनाने के लिए दे रखा है, क्यों? क्योंकि ये तो ऑफिस का खर्चा है, इसको हमारी इन्वेंटरी में क्या को काउंट करना। ठीक है। तो ये एक तरीके से पागल बनाने के लिए दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, इसको हमें इग्नोर करके चलना है क्योंकि इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है हमारे लिए। ब्रोकरेज एंड कमीशन कितनी है, 300 रुपए। सेल्स कमीशन पेबल टू सेल्स एजेंट, जो कि सेल्स एजेंट की जो कमीशन है वो भी तो एक तरीके से क्या है, हमारे लिए उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है क्योंकि ये किसकी खर्च उसके लिए है। ये तो हमारे लिए कोई डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी है, ये तो ऑफिस के जो भी है मार्केटिंग के लिए काम में आती है। तो ये भी हमें क्या पागल बनाने के लिए रखी है, इसका भी कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। और आफ्टर सेल्स वारंटी दे रखी है 600 रुपये। ठीक है। तो बोल रहा है एडवाइस एज इफ which one of the above item to be included in the cost of inventory and want you to calculate the cost of inventory। तो हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए कर लेते हैं एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा बना लेते हैं इसकी सॉल्यूशन डाल के। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। इन्वेंट्री के लिए एक कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, फिर यहाँ पे सेकंड क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, ये तो माइनस होता है। कितने का है, 10,000 और इन्वेंट्री 5 लाख। और क्या क्या, इम्पोर्ट ड्यूटी, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ये तो परचेज होगा ना, वो सॉरी प्लस होगा ना। इम्पोर्ट ड्यूटी, और क्या था, फ्रेट। और क्या था, अदर हैंडलिंग कॉस्ट भी थी हमारी। और ब्रोकरेज कमीशन था। इसका अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना है। 200, 250, 100, 300। 200, 250, 100 और 300। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे कितनी, एक बार जोड़ लेते हैं इसको। 5 लाख प्लस, सॉरी माइनस हो गई है,
माइनस 5 लाख माइनस 10,000 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 300, तो 490850 आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है पागल बनाने के दे रखे थे, इग्नोर इग्नोर। ये सेल्स वारंटी भी इग्नोर होगी, ठीक है, इसको भी इग्नोर करके चलना है, क्योंकि आफ्टर सेल्स वारंटी ये भी किसका है, मार्केटिंग का खर्चा है, तो हम इसको भी इग्नोर करके चलना है, कोई इसका रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, ऊपर आते हैं, अब देखते हैं। एक क्वेश्चन बचा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। इसको जो है आपको अच्छे से नोट करके चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट है फिक्स ओवरहेड वाला और वेरिएबल ओवरहेड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फुल कैपेसिटी इज 10,000 लेबर आवर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम एन एंटिटी। फुल कैपेसिटी कितनी है, 10,000 लेबर आवर, और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 7500 लेबर आवर। बोल रहा है कि फुल कैपेसिटी 10,000 लेबर आवर काम हो सकता है, लेकिन नॉर्मली होता है कितना है, 7500। और लेकिन हुआ कितना, सिर्फ 6500 घंटा। मतलब 7500 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, सिर्फ 6500 घंटा। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड इज 1500 रुपए। बोल रहा है कि टोटल फिक्स ओवरहेड कितने हैं, 1500 रुपए के। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं, 2600 के। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 2500 रुपए सिर्फ, वो सॉरी 2500 यूनिट। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस आर 6500, 6500 ही यूनिट बनी। तो और सेल कितनी हुई, 6700 यूनिट्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज असाइंड बाय यूजिंग फीफो कॉस्ट फॉर्मूला। फीफो कॉस्ट फॉर्मूला के हेल्प से ये इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली जाती है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओवरऑल कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकालनी है, और इसकी क्या निकालनी है, ओवरहेड कॉस्ट जो कि अलोकेट हुई किसको, इन्वेंट्री को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, फिक्स ओवरहेड की, जो कि क्या आएगा, टोटल फिक्स ओवरहेड। टोटल फिक्स ओवरहेड कितने थे, अपॉन में क्या आएगा, एक्चुअल, और एक्चुअल सॉरी नॉर्मल और एक्चुअल, इनमें से क्या हायर कौन सा था। ठीक है, तो फिक्स ओवरहेड कितने के थे, 1500 के, और नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर। इसमें क्या आता ज्यादा, इसमें शायद नॉर्मल ज्यादा था, 7500 रुपये। देख लेते हैं एक बार दोबारा से। हाँ, नॉर्मल ज्यादा है, 7500 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, 1500, 0.2। ठीक है, एक यूनिट का, तो इसमें 0.2 रुपीज, ये इसके फिक्स ओवरहेड है। ये पर आवर में है, क्योंकि लेबर आवर का रिकवरी लगाना है इनको, और कोई इसके अलावा रेट नहीं रखा है। ठीक है, तो 0.2 रुपीज पर आवर अलोकेट हुआ है। ठीक है, तो फिक्स ओवरहेड टोटल कितने आएंगे, टोटल फिक्स ओवरहेड हमने रिकवर कितने किए, टोटल आर कितने थे, 6500 घंटा काम हुआ है सिर्फ, और 0.2 मतलब इतना का रेट था, तो कि कितना हो जाएगा, 6500 0.2 कितना हुआ, 1300। यानी कि हमने 1300 ही रिकवर कर पाए, तो अंडर रिकवरी कितनी हुई, 1500 माइनस 1300, क्योंकि कितना हो गया, 200 रुपए, जो हम किस में डालेंगे, पीएनएल में इसको डाल देंगे। ठीक है, ये 200 रुपए इनकम स्टेटमेंट में इसको डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो कैलकुलेशन किसकी थी, फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर ली। अब हम वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट नंबर 1 डाल देते हैं।
ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो हो गया था। ठीक है, कैलकुलेशन अब हम किसी करेंगे वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन करते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड में क्या है, वेरिएबल ओवरहेड में कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ क्या बोलते हैं, जितना एक्चुअल है उस पर रिकवर होता है, क्योंकि जितना बना उतना ही रिकवर होगा। फिक्स ओवरहेड तो फिक्स लगता है, इसलिए उसका रिकवरी रेट हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वेरिएबल देख लेते हैं एक बार, इसका कितना था। वेरिएबल था 2600 रुपये। 2600 डिवाइड बाय 6500, क्योंकि 6500 यूनिट बनेगा ना, इसलिए ये थोड़ी ना उस पर रिकवर होगा एक्चुअल वाले पे। ये तो जितने यूनिट बनी है उतने पे रिकवर होगा, तो 0.4 रुपीज। ठीक है, ये तो 0.4 रुपीज पर आवर आ जाएगा। अब हम ये तो हमने अपना फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन कर ली। अब हमसे पूछा गया था कि इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। ठीक है, यूनिट्स में, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हैं। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे बताता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हमने जितनी भी इस साल यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, यूनिट्स प्रोडक्शन माइनस क्या होगा इसमें से, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग का ऊपर होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 2500 और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 2500 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी हुई इस साल, 6500 माइनस क्लोजिंग तो दे नहीं रखा है, और यूनिट सोल्ड दे रखा है कितना हुआ, 6700। तो ये माइनस में यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2300। ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी वैल्यूएशन होगी इसकी। ठीक है, तो अब हमने इसकी कैलकुलेशन तो कर ली थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अब आगे बात करते हैं कि इसकी क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूनिट कितनी थी। तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी थी, 2300 यूनिट थी, जिसमें एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता था। और इसका जो भी कॉस्ट है कितना आया था, 0.4 रुपए तो इसकी फिक्स था, प्लस 0.2 रुपए इसका कितना था, वो वेरिएबल ओवरहेड था। सॉरी, 0.4 रुपीज जो इसका वेरिएबल था, और 0.2 रुपीज इसका कितना था, फिक्स था। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इससे पूरे से, तो आंसर इसका आएगा, एक मिनट कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1380 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी कॉस्ट हो गई। अब इसमें से टोटल कॉस्ट इसकी कितनी थी, टोटल कॉस्ट जो भी थी इसकी, उसमें से जैसे कि फिक्स ओवरहेड जो थे, फिक्स ओवरहेड कितने के थे, टोटल कॉस्ट इसकी कितनी थी, फिक्स ओवरहेड कितने थे, 1500 रुपए के हुए, प्लस इसके जो भी वेरिएबल ओवरहेड थे वो कितने के थे, 2600 के।
जब हम इसमें माइनस करेंगे कितना, जो हमने एक्चुअल खर्चा किया, मतलब 1300 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो 2720 रुपए जो भी इसका ये जो अमाउंट है, इसको हम पीएनएल में चार्ज करेंगे, क्योंकि ये जो है अमाउंट रिकवर होने के लिए रह गया था, ठीक है। तो ये जो है इसमें इसका हम क्या करेंगे, क्लोज इसको पीएनएल में चार्ज कर देंगे 2720 रुपए का, ठीक है। अब इसके लिए एब्जॉर्ब कितना हुआ वो सब हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसका वो निकालेंगे कि कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ। तो अमाउंट एब्जॉर्ब कितना होगा, 6500 यूनिट थी, माइनस इसमें से कितनी यूनिट्स जो है हमने क्लोजिंग स्टॉक के लिए छोड़ दी थी, कितनी, और मल्टीप्लाई इसकी कॉस्ट कितनी, 0.6 रुपीज, वही इसका 4 2 का ब्रेकअप 0.4 0.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2520 रुपए। और प्लस हमने इतना अमाउंट जो है अंडर रिकवरी थी, अंडर रिकवरी वो कितनी थी, 200 रुपए की, तो 2720 रुपए, ये ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ये हो जाती और इसमें से माइनस करोगे, ये इसका एक ऑल्टरनेटिव था, चाहे तो आप ये कर लेना, चाहो तो ये कर लेना, ठीक है। इनमें से एक कोई सा भी कर लेना। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है।